हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th CBSE के लिए सोशल साइंस की क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में आप लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत सत्ता की साझेदारी के बारे में आपने पढ़ा था और उसमें बेल्जियम का एग्जाम्पल आपने देखा। बेल्जियम के समाज का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने देखा। बेल्जियम ने अपने संविधान में समय समय पर संशोधन करके विविधताओं का सम्मान किया। उसका ये नतीजा हुआ कि बेल्जियम का जो मॉडल था वो पूरे विश्व में जो है वो लोकप्रिय हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के से दक्षिण तरफ स्थित है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है। श्रीलंका में भी कई समुदाय के लोग रहते हैं, जाति विविधता है। श्रीलंका में 74% सिंगली हैं, 18% तमिल हैं और 7% जो है ईसाई है। तमिलों में भी 2 कैटेगरी है। 13% तमिल जो है वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं और बाकी भारत से गए हुए तमिल हैं जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए उनको ले जाया गया। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद बहुसंख्यक सिंहलियों ने अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए एक संविधान बनाया जिसमें सिंहलियों को ज़्यादा पावर में रखा गया। उसका ये नतीजा हुआ कि कुछ दिनों के बाद तमिलों को ये लगा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, शासन सत्ता में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाना शुरू किया। 80 के दशक में उसका परिणाम इतना भयंकर हुआ कि गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग विस्थापित हुए और इसका केवल एक ही कारण था कि श्रीलंका की सरकार ने, श्रीलंका की शासन व्यवस्था ने विविधता को स्वीकार नहीं किया। लोकतंत्र की सफलता में विविधता को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र वो सीधे जनता का शासन होता है और जनता विभिन्न समुदायों से लोग जनता के अंतर्गत आते हैं। सबकी भागीदारी आवश्यक है, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब आप दोनों मॉडल देखेंगे, बेल्जियम का और श्रीलंका का। बेल्जियम ने विविधता को स्वीकार किया, उसने संविधान में संशोधन किया, सबको बराबर का अधिकार दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम की व्यवस्था को पूरे विश्व ने स्वीकार किया और दूसरी तरफ श्रीलंका ने विविधता को स्वीकार नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ गृह युद्ध हुआ, लोग विस्थापित हुए, लोगों का नुकसान हुआ, धन जन की हानि हुई। तो अब इन दोनों मॉडल्स का जब तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो आप इस निर्णय पे पहुँचेंगे कि सत्ता की साझेदारी का जहाँ तक प्रश्न आता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सबसे निचले तबके तक को जो है वो सत्ता में भागीदारी मिलना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो टकराव की स्थिति बनेगी और लोकतंत्र पूरी तरह से सफल नहीं होगा। आज हम इसको और डिटेल में फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूँ। बेल्जियम और श्रीलंका के दोनों मॉडल्स को जो है तुलनात्मक रूप से आपको बताता हूँ। आइए फ्लो चार्ट देखते हैं। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका
बेल्जियम को देखते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। अब श्रीलंका को देखिए। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा की आबादी के बराबर है। एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति लोग हैं। अब देखिए बेल्जियम की आबादी में कौन कौन लोग हैं। देश की आबादी की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और वह डच भाषा बोलता है। 40% लोग बोलनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में कुल आबादी का 74% सिंघली जाति समूह का है जो सिंघली भाषा बोलते हैं और 18% तमिलों का है जो तमिल बोलते हैं। और तीसरा समुदाय है ईसाइयों का, जिनकी आबादी 7% है और ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिंघली और तमिल दोनों। अब देखिए इन विविधताओं को कैसे कैसे हैंडल किया, बेल्जियम ने कैसे हैंडल किया और श्रीलंका ने कैसे किया। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने संविधान में इस बात को जोड़ा, यानी बेल्जियम ने संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषाई समूह के सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में होगा। कोई एक समुदाय के लोग एक तरफ फैसला नहीं ले सकते, तो टकराव की स्थिति खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ श्रीलंका की स्थिति को आप समझिए। तो श्रीलंका में सिंघली समर्थित सरकार का गठन होता है जो तमिलों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाती है। 1956 में कानून बनाया गया जिसमें सिंघलियों को एकमात्र राजभाषा सिंघली घोषित किया गया। अब विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई, यानी तमिलों को एक किनारे लगा दिया गया। अब दोनों मॉडल आप देखने के बाद आपको लगेगा कि कहाँ टकराव की स्थिति पैदा होगी। तो स्वाभाविक है कि गृह युद्ध श्रीलंका में होना एकदम असंभावित था, तो हुआ। उसका परिणाम एट लास्ट जनता ने भुगता। इसलिए जो है विविधताओं को स्वीकार करना बहुत जरूरी है और बेल्जियम जैसी समझदारी का परिचय अगर नहीं दिया जाएगा तो देश हमेशा अस्थिर रहेगा। अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों? इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता के लिए बहुत घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। और आप ये कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है।
सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। प्रॉपरली सबको साझेदारी दिए बिना लोकतंत्र की कल्पना करना संभव नहीं है। और वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों को शासन व्यवस्था से जोड़ती है। अब इन दोनों मॉडल में पहला जो मॉडल है, ये इसको आप कह सकते हैं युक्तिपरक, और दूसरा मॉडल जो है वो नैतिक है। तो बच्चों, सोशल साइंस सब्जेक्ट में बुक से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। इसलिए बुक का प्रॉपरली अध्ययन करिए। बुक में आप जो है, इसके बाद आपको मिलेगा खलील की उलझन, उसको पढ़िए, उसको सुलझाने का प्रयास करिए। इसके पहले वाले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा। आज भी कुछ क्वेश्चंस देंगे, उनको भी सॉल्व करिए। आप बुक्स साथ में रखिए, क्लास जब अटेंड करिए तो बुक साथ में रखिए, क्योंकि सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू बुक है। तो जब साथ में रहेंगे, ये क्लास चल रही, ये कंपटीशन की क्लासेस नहीं, ये आपके एकेडमिक वो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, उससे संबंधित क्लासेस चल रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम सब अपने समय पर ही होंगे, तो समय को यूटिलाइज करिए, पढ़ाई करिए। आइए कुछ होमवर्क वगैरह ले लीजिए, फिर इसके बाद आज की क्लास को। तो देखिए, होमवर्क आज के लिए पहला क्वेश्चन है, 1956 में श्रीलंका में एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत तमिल लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई तर्क आप दीजिए। और चौथा है, युक्तिपरक और नैतिक तर्क में क्या अंतर है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि नैतिक तर्क में श्रीलंका का उदाहरण मत लिखिएगा, क्योंकि वो कहीं से भी नैतिक नहीं है। ठीक, अब उम्मीद करते हैं कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और आपकी बुक में खलील की उलझन है, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद उसकी उलझन को सॉल्व करिए। धन्यवाद।